दोस्तों, रेटिंग का अपग्रेड होना या डाउनग्रेड होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक के या बिजनेस के भविष्य के बारे में मूवमेंट बनाने का, और उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है रेटिंग। और यहां पर गोदरेज कंज्यूमर की रेटिंग अपग्रेड हुई है दोस्तों। क्यों अपग्रेड हुई है उसके बारे में बात करेंगे। गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी में बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस काम कर रहा है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इकरा की बात है, जिसने ट्रिपल ए की लॉन्ग टर्म की स्टेबल रेटिंग दी है, जिसको हाईएस्ट रेटिंग कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, हाईएस्ट जो रेटिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रिपल ए की रेटिंग अब मिली है गोदरेज कंज्यूमर को। और ये एक शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है, एक लॉन्ग टर्म की चीज है कि उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस में अब ग्रोथ जो है या उनके जो डेट के जो ऑब्लिगेशंस है वो आसानी से वो पे ऑफ कर सकते हैं। देखिए, पिछली जो रेटिंग थी डबल ए प्लस की रेटिंग थी, जो अभी अपग्रेड होकर ट्रिपल ए की रेटिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बूस्ट है। क्योंकि दोस्तों जब रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो फिर मैंने ऐसे भी स्टॉक देखे हैं, खासकर 2018 उस समय में, जब निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहां अपग्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली एक अच्छी न्यूज तो है ही। उनका क्या कहने का है, उन्होंने क्या कहा है कि देखिए कि गोदरेज कंज्यूमर अभी केपेक्स उनका कम है। केपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर करती है अपना ग्रोथ के लिए, तो वो थोड़े से कम है। और उनके जो कैश एक्रूवल्स है वो है, और जो भी कंपनी को अभी बाहर से पैसे लेने की जरूरत कम पड़ रही है, क्योंकि कंपनी खुद ही उतना पैसा जनरेट कर पा रही है कि वो जो भी केपेक्स हो या अपना ग्रोथ के लिए उनके पास पैसों का जुगाड़ हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बाहर से जो भी बोरोइंग चाहिए, चाहे वो बॉन्ड के जरिए हो या फिर बैंक्स के जरिए हो, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है, रिलायंस है, वो अब कम हो गया है, क्योंकि कंपनी खुद ही उतना कैश जनरेट कर पा रही है। अब इसमें कुछ भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को कोई एक्विजिशन करना है दोस्तों, ये सब चीज में जनरली मैंने देखा है स्टॉक प्राइस गिरते हैं। समझ लीजिए किसी कंपनी ने कहा कि मुझे कोई दूसरी कंपनी को खरीदना है, तो फिर स्टॉक प्राइस इसीलिए गिर जाता है कि बोलता है ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन अभी तो आपको उसको खरीदने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, डेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कभी कभी इन्वेस्टर्स इन सब चीजों को पसंद नहीं करते। लेकिन उनका इकरा का वही कहने का है कि अब मिड साइज एक्विजिशन भी हो, अपने पैसों से ही हो, तो वो भी एक स्कोप बनता है। लिक्विडिटी ऑलरेडी 1,000 करोड़ की है, जो उन्होंने कहा है रिपोर्ट में। और ऑलरेडी गोदरेज कंज्यूमर के जो कुछ जो जो सेगमेंट्स है वहां पर ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड पोजीशन भी है। अब गोदरेज कंज्यूमर को दोस्तों समझेंगे, घर घर में ये सब ब्रांड आपने सुने ही होंगे, जैसे हिट हो गया मच्छर को या कॉकरोच को भगाने के लिए, गुड नाइट हो गया, ये सब घर घर के ब्रांड्स हैं। फिर सिंथॉल हो गया, फिर जो हेयर के लिए, हेयर डाई के लिए अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, तो वो सब ब्रांड्स में हम देख सकते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर ने बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ किया है पूरे साल की। कोरोना वाले साल में भी आप देखेंगे तो ये इंसेक्टिसाइड्स के बिजनेस ने 15% ग्रोथ किया है, और क्वार्टर फोर में 28% ग्रोथ किया है। हाइजीन ने क्वार्टर फोर में 38% ग्रोथ किया है, और 24% का यहाँ पर उन्होंने पूरे साल में ग्रोथ किया है। वैल्यू फॉर मनी, जैसे उनका गोदरेज एक्सपर्ट है, वो बाल डाई करने के वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं, तो 27% का उन्होंने क्वार्टर फोर में ग्रोथ किया है, पूरे साल में भी 14% का ग्रोथ है। फिर बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स है 17% का ग्रोथ है, लेकिन एक पूरे साल में डी ग्रो हुआ है। मेन बिजनेस तो ये तीन ही है दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं, डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, हाइजीन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स में, जो हमने बताया। अब देखिए, भारत के अलावा भी अफ्रीका है, यूएसए है, मिडिल ईस्ट है, लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया, सब जगह में भी इनका बिजनेस चलता है। इंसेक्टिसाइड बिजनेस ने बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ किया हुआ है। हाइजीन जो है 38% का उन्होंने ग्रोथ किया है। वैल्यू फॉर मनी ने भी ग्रो किया है, और सेकंड वेव जो है उसके बाद भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखिए, इसको मैं आपको बता रहा था कि भारत में तो देखिए डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ है 35% का, यहाँ पर उन्होंने किया ही है। इंडोनेशिया में 4% का उन्होंने ग्रोथ किया है। अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट का जो बिजनेस है यहाँ पर उन्होंने 36%, ये सब कांस्टेंट करेंसी में डेटा है,
36% का उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है। फिर लैटिन अमेरिका में अगर आप कंट्रीज देखें तो वहां पर बहुत बड़ा ग्रोथ है, 54% का वहां पर ग्रोथ है। तो मतलब एक तरीके से ये भी एक तरीके से रिस्क आपका यहाँ डाइवर्सिफाई भी हो जा रहा है कि कोई भी एक कंट्री में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस पर पूरा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस में भी बिजनेस है, अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है और इंडोनेशिया में भी है, सब जगह में भी है, भारत के अलावा भी बाहर बिजनेस है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स, देखिए सेल्स तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम तो भारत से ही आ रही है। ये डेटा आप देखिए 2706 करोड़ का सेल्स है, ये Q4 की खाली मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग 50% का भारत पर ही बिजनेस आ रहा है, तो 35% का ग्रोथ है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, 5% का ही ग्रोथ है और कांस्टेंट करेंसी में 4%, लेकिन लगभग यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 15-17% का जो बिजनेस है इंडोनेशिया से आता है। उसके अलावा अफ्रीका से, यूएसए, मिडिल ईस्ट से लगभग 25% का बिजनेस आ रहा है और ये बहुत ग्रो कर रहा है। लैटिन अमेरिका से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है, 54% का है, और 30% अगर आप भारतीय करेंसी में अगर आप देखें तो। मतलब देखिए ये एक चीज, मैं ये चीज समझना बहुत जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से, कि कल की तारीख में अगर समझ लीजिए अफ्रीका के किसी देश में प्रॉब्लम हो जाती है बिजनेस में, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भारत से, यूएसए से, लैटिन अमेरिका सब जगह से बिजनेस आ रहा है। और तो वो एक चीज है जो एक थोड़ा सा एक कंफर्ट देती है, क्योंकि पूरे दुनिया में इनका बिजनेस है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस भारत से ही है। तो और आप भारत के शेयर होल्डर भी है, आप ही यहाँ पर इसका स्टॉक अगर खरीदना हो तो आप ही खरीद सकते हैं, तो उसका एडवांटेज अगर है तो कोई भारत के ही इन्वेस्टर्स को ही है। लेकिन रिस्क को भी समझना है, बिजनेस को लेकर कंपटीशन, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत कंपटीशन होता है। कोई किसी ने भाव 1 रुपया 2 रुपया कम कर दिया तो फिर मार्केट शेयर यहाँ पर कम हो सकता है, तो वो एक चीज है ही। रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन, रॉ मटेरियल ऊपर नीचे हो सकते हैं, पाम का प्राइस है, ये फिर ऑयल्स का प्राइस है, तो रॉ मटेरियल पर अगर प्राइस पर फ्लक्चुएशन हुआ तो फिर हो सकता है उनको फिर दाम बढ़ाने पड़े। तो ये एक्चुअली सभी बिजनेस में रिस्क है, मतलब एफएमसीजी के बिजनेस में। एक्विजिशन इन्होंने बहुत किए हैं इनऑर्गेनिक, तो वही इलेक्ट्रॉनिक का वो भी कहना है कि रिस्क एपिटाइट मैनेजमेंट की है। इसके अलावा तो ये सब जो चीजें हैं ये सब इनहेरेंट है इस बिजनेस को लेकर दोस्तों। बट ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो गोदरेज कंज्यूमर में लिखा है के बारे में है। इसके अलावा नए सीईओ का जो प्लानिंग है, मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक नए सीईओ के आ जाने की बात है। तो वो भी पिछले महीने में जब ये न्यूज आई थी तो फिर बहुत बड़ा स्टॉक ने भी उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, नए सीईओ के आने के बाद, के घोषणा के बाद एक्चुअली किया था। तो कुछ चीजें बहुत ही पॉजिटिव हो रही है, लेकिन ये जो रेटिंग अपग्रेड है ये मुझे लगता है शॉर्ट टर्म इस काउंटर पर जरूर नजर रखिएगा, यहाँ इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है। अपना रिस्क को भी ध्यान में रखिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीख कर गए होंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ एसेट एलोकेशन हमेशा से करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।